हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर पद परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पदों को दो भागों में बांटा था, एक विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को हमने पढ़ लिया, अविकारी शब्द को हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार नहीं आता है, जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। इससे पहले हमने विकारी शब्द क्या देखे थे, जिनमें विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, लिंग वचन कारक और पुरुष के आधार पर इनमें विकार आ जाता है। उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि जिनमें विकार नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने विकारी शब्दों में भी उसके चार हमने भाग पढ़े थे, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आया था। ऐसे ही अविकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें विकार नहीं आता है, जिनमें परिवर्तन नहीं आता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे हमने विकारी शब्दों के बारे में बात की थी, तो देखिए ये शब्द भी आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, और इसके बाद है विस्मयादि बोधक। तो इसमें हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक जो अविकारी शब्द हैं वे क्या होते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि क्रिया विशेषण में क्या क्या हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी क्रिया के, देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते। इससे पहले आपने विशेषण पढ़ा, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण नाम से ही आपको पता चल रहा है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता है। अब देखिए किन किन आधारों पर वो विशेषता बता सकता है, वो उस काम के काल को बता सकता है, उसके समय को बता सकता है, स्थान के बारे में बता सकता है कि जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किस स्थान पर हो रही है। तीसरा वो रीति बता सकता है, रीति का मतलब कि किस ढंग से वो काम हो रहा है, या कितने परिमाण से वो काम हो रहा है, जो काम है उसका परिमाण क्या है। इन चार चीजों के आधार पर हम उसकी विशेषता बताते हैं, और इन्हीं के आधार पर हमने इसके चार भेद भी किए थे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो देखिए काम क्या हो रहा है, जब भी आप क्रिया विशेषण देखेंगे सबसे पहले आपको काम देखना है, क्रिया देखनी है उस वाक्य में कि काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है। तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। और कौन दौड़ रहा है, घोड़ा। तो घोड़ा तो आपका संज्ञा हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए काम जो है वो कैसे हो रहा है, उसकी रीति बताई है। घोड़ा जो है तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। प्रिया रोज पढ़ती है, रोज का मतलब यहाँ वो समय बता रहा है कि समय क्या है, यहाँ पर वो रोज पढ़ करके रोज पढ़ती है। तो प्रिया काम क्या करती है, सबसे पहले वो पढ़ती है, और कब कब पढ़ती है, वहां पर समय बताया गया है कि प्रिया रोज पढ़ती है। मेरा बस्ता ऊपर रखा है, तो यहाँ पर स्थान बताया गया है, तो मेरा बस्ता कहाँ रखा गया है, ऊपर रखा गया है। और ये जो है क्या बताता है, ये यहाँ पर स्थान बता रहा है कि बस्ता कहाँ पर रखा गया है। तो सभी जानते हैं, इन्हीं आधारों पर हमने क्रिया विशेषण के चार भेद किए थे। पहले जैसे कि स्थानवाचक, आप चाहें तो इसको कालवाचक, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आगे पीछे कर रहे हैं। तो पहला है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक में आपको स्थान के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा कार्य कहाँ पर हो रहा है। दूसरा है कालवाचक। कालवाचक में समय के बारे में बताया जाएगा, कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, इसमें काम की रीति बताई जाएगी कि किस ढंग से वो काम हो रहा है, तो यहाँ पर रीति के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आपका सॉरी, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा था और ये आपका चौथा, ओके। तो उसको तो आप कह सकते हैं। तो रीतिवाचक जो आपका क्रिया विशेषण है, ये काम के बारे में बताएगा कि जो कार्य है वो किस रीति से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
इसके बाद परिमाणवाचक काम हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना उसका परिमाण है, यहाँ पर हम ये चीजें बताएंगे। तो एक एक करके हमने इसको भी यहाँ पर डिस्कस किया था। क्रिया विशेषण और विशेषण की हमने यहाँ पर अंतर बताया था कि क्या होता है। विशेषण सभी जानते हैं, किसका, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और काम की या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या हो जाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर पहला क्या पढ़ा था, क्रिया विशेषण के बारे, कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा था। और दूसरा हमने स्थानवाचक, इसको हम बता चुके हैं, पास और दूर, सामने, ये सभी शब्द लिखाए थे। कालवाचक में आपका हमेशा आ जाएगा रोज, आज, अभी, सदा, अक्सर, जब, तब, ये सभी शब्द जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो सभी को आप नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद स्थानवाचक कि जो काम हो रहा है किस स्थान पर हो रहा है, पास है, दूर है, सामने है, बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, यहाँ वहां, इधर उधर, इस ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, इस प्रकार के स्थानों की जहां पर उच्चारण हो, बोध हो, वहां पर हम क्या कहेंगे कि ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना। इसके बाद था आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कि आपका जो कार्य हो रहा है किस ढंग से हो रहा है, किस रीति से काम हो रहा है, ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में बताया गया। जिसमें आपके रोते रोते कोई काम आप कर रहे हैं, रोते रोते कर रहे हैं, हंसते हुए कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, या दौड़ करके, जल्दी, अच्छा, अचानक, ये सभी जो है आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे शब्द क्रिया के होने का परिमाण बताते हैं। ठीक है ना। परिमाण क्या होता है, देखिए कम, ज्यादा, देखिए कोई काम हो रहा है, कितना काम हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, इतना, उतना, बहुत, थोड़ा, खूब, बिल्कुल, पर्याप्त, बस, काफी, लगभग, ये सभी शब्द किसमें आ जाते हैं, ये सभी शब्द आपके परिमाणवाचक में। यहाँ पर प्र नहीं लगेगा, यहाँ पर ये प्र नहीं लगेगा, ठीक है, पर्याप्त ऐसा लिखा जाता है। तो इसके बाद आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। दूसरा वाक्य लिखा है, मेज के ऊपर एक पुस्तक है, टोकरी के भीतर कुछ फल हैं, टोकरी के बाहर आम है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में के नीचे, के ऊपर शब्दों से बिल्ली और पुस्तक का संबंध मेज से बताया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो संबंध बोधक क्रिया विशेषण है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तो क्या कहा गया है, के नीचे और के ऊपर। यहाँ पर देखिए, मेज के ऊपर एक पुस्तक है, तो दो वाक्य लिखे हुए हैं। बिल्ली जो है मेज के ऊपर, नीचे बैठी हुई है, तो बिल्ली का संबंध किसके साथ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि दिए गए वाक्य में के नीचे और के ऊपर शब्दों से बिल्ली और पुस्तक का संबंध मेज से बताया गया है। तो यहाँ पर एक संज्ञा का या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध के साथ संबंध बताया गया है। आगे क्या लिखा था, टोकरी के भीतर कुछ फल हैं, टोकरी के बाहर आम है। ठीक है, तो इस प्रकार आम और कुछ फलों का संबंध टोकरी से बताने के लिए भीतर और के बाहर, के भीतर और के बाहर, ये जो शब्द हैं ये यहाँ पर संबंध बोधक शब्द हैं, के भीतर और के बाहर। तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के बाहर संबंध बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है ना। तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ यहाँ पर संबंध बता रहा है। ठीक है ना। तो बिल्ली और मेज का क्या संबंध है, बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज के नीचे बैठी है, तो बिल्ली भी आपकी संज्ञा है और मेज भी, दोनों ही आपकी संज्ञा हैं। और इन दोनों का संबंध किससे बताया गया है, के नीचे। ठीक है ना। कहाँ बैठी है बिल्ली, मेज के नीचे बैठी है, यहाँ पर आपका क्या है, क्रिया है।
ठीक है। और ये जो आपका है ना, ये आपका क्या बता रहा है, क्रिया विशेषण बता रहा है, वो भी संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तो ये आप समझ गए होंगे। मेज के ऊपर एक पुस्तक है। अब मेज के ऊपर एक पुस्तक है, मेज और पुस्तक का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, संबंध बता रहा है। पर्टिकुलर किसी वाक्य की जब हम बात करें तो मेज के ऊपर, तो मेज का संबंध किसके साथ है, पुस्तक के साथ है। और किससे, किस वाक्य से, किस शब्दों से हम इनका संबंध बता रहे हैं, के ऊपर, मेज के ऊपर एक पुस्तक है। तो मेज और पुस्तक का यहाँ पर जो ये शब्द के ऊपर है, ये इन दोनों का संबंध यहाँ पर बता रहा है। टोकरी के भीतर कुछ फल हैं, तो टोकरी के भीतर, टोकरी और फल का यहाँ पर संबंध है के भीतर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टोकरी और इन फलों के संबंध को यहाँ पर ये बता रहा है। ऐसे ही टोकरी के बाहर आम है, तो टोकरी और आम का यहाँ पर संबंध है। इन दोनों संज्ञा शब्दों का यहाँ पर संबंध बताया गया है। कौन बता रहा है, के बाहर। तो ये शब्द जो है आपके क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक। तो जो शब्द किसी शब्द वाक्यांश को, दो शब्दों को या फिर वाक्यों या उपवाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा, राहुल और रोहित। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, राहुल और रोहित। राहुल और रोहित, कंजक्शन पढ़ा है आपने इंग्लिश में। तो कंजक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड, जिससे आप वर्ड्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। वही चीज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। संबंध समुच्चय बोधक भी वही है, इंग्लिश में इसको कंजक्शन कहा जाता है। तो जो शब्द क्या करते हैं, किन्हीं दो शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में लिखा है राहुल और रोहित। तो राहुल और रोहित को कौन जोड़ रहा है, और जो शब्द है ये राहुल और रोहित को जोड़ रहा है। ठीक है, आम अधिक मीठा है अथवा सेब। आम अधिक मीठा है अथवा सेब। आम अधिक मीठा है, ये तो एक वाक्य था। अथवा सेब, इसको एक शब्द के साथ जोड़ा है हमने। ठीक है, तो इसको जोड़ने वाला शब्द क्या है, अथवा। ठीक है, तो अगर हम इसको ना जोड़ते तो फिर से हमें ये लिखना पड़ता कि आम अधिक मीठा है अथवा सेब अधिक मीठा है। तो यहाँ पर हमने एक ही वाक्य में दोनों की बात कर दी। यहाँ पर कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक शब्द को जोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, दोनों शब्दों को जोड़कर एक ही वाक्य में लिखा हमने। ठीक है ना, राहुल और रोहित खेलने जा रहे हैं। अगर इन दोनों वाक्यों को आप अलग करें तो पहले में क्या होगा, राहुल खेलने जा रहा है, राहुल खेलने जा रहा है, पहला वाक्य ये है। दूसरा वाक्य क्या है, रोहित खेलने जा रहा है, रोहित खेलने जा रहा है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों को हमने एक शब्द से जोड़ा है, वो शब्द है और। नहीं तो आपको डिटेल में इस तरह से लिखना पड़ता, क्या, राहुल खेलने जा रहा है, रोहित खेलने जा रहा है। तो हमने दोनों, क्योंकि एक ही जैसे दोनों काम कर रहे थे, तो हमने राहुल और रोहित को जोड़ दिया, किससे, खेलने जा रहे हैं, इस क्रिया से। तो यहाँ पर देखिए राहुल और रोहित, इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वाक्यों को देखिए, इन दोनों वाक्यों को हमने इस प्रकार से लिखा, राहुल और रोहित खेलने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों वाक्य इस प्रकार से, यहाँ पर जो आपका और है, ये आपका समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है। क्या है, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही इसके लिए आप क्या लिखते हैं, आम अधिक मीठा है अथवा सेब। तो यहाँ पर आम अधिक मीठा है अथवा सेब, इस शब्द को और इस वाक्य को हमने आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। लता और शीला आपस में बहनें हैं। ठीक है, अब इनको आप अलग अलग तोड़ के क्या लिखेंगे, लता शीला की बहन है, शीला लता की बहन है। दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को
हमने जोड़ दिया है। आपस हो गया, ये आपस लिख लीजिए, इसमें आ की मात्रा भी आएगी। तो हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ करके क्या लिखा, लता और शीला आपस में बहने हैं। तो ये दो शब्द जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि इन वाक्यों में और, अथवा, तथा, ये जो तथा शब्द है ये लता और शीला को जोड़ रहा है, ठीक है ना। शब्द दो शब्दों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, अतः ये जो हैं योजक अथवा समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इनको योजक भी कहा जाता है। तो ये शब्द या तो योजक कहलाते हैं या फिर समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य योजक शब्द हैं जैसे परंतु, इनको भी आप याद करेंगे। परंतु हो गया, यद्यपि होगा ये, ठीक है ना, यद्यपि नहीं, तथापि, कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, जो कि, अन्यथा, किंतु, एवं, मगर, व, इसलिए, लेकिन, बल्कि, पर आदि शब्द जो हैं ये भी योजक शब्द हैं। ये भी किसी न किसी वाक्य को, किसी न किसी शब्द को आपस में या उपखंड को क्या करता है, उपवाक्यों को आपस में जोड़ देता है। तो इन सभी शब्दों को आप इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द है, तो इसको भी हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सभी। चौथा था आपका विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है, विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्या क्या करते हैं, जो शब्द हर्ष, खुशी, ठीक है, जो शब्द क्या क्या, हर्ष हो गया, शोक हो गया, शौक, घृणा, हर्ष, शौक, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार, ठीक है, क्या क्या, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार आदि भावों को प्रकट करते हैं, आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो उनको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो क्या क्या, हर्ष हो गया, शोक हो गया, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार, इस प्रकार के जो भाव हैं उनको प्रकट करे, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इसका एक यहाँ पर हमने चिन्ह भी बताया था, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है ये है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं, ठीक है। या फिर हम दूसरा यहाँ पर लिखें, ओह तुम तो हार गए, ओह तुम तो
हार गए। ठीक है, तो ये दो शब्द क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो यहाँ पर हर्ष या क्या हो रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो इस प्रकार से आप जब कहते हैं तो ये शब्द आपके क्या हैं, ये आपके विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जिनके भी यहाँ पर कितने भेद, यहाँ पर 8 भेद बताए गए, 8 भेदों की बात की गई है। उन सभी भेदों को हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला भेद है हर्ष सूचक, हर्ष सूचक, पहला भेद है हर्ष सूचक, जिसमें हम हर्ष करते हैं, खुशी। तो क्या क्या शब्द यहाँ पर आ जाते हैं, वाह, और हमेशा ये चिन्ह आप हमेशा लगाएंगे, ठीक है, या फिर आह, इस प्रकार के शब्दों को यदि हम लगाएं तो ये हर्ष को बताता है। इसके बाद दूसरा भेद है इसका शोक सूचक, जिसमें हम शोक जाहिर करते हैं, यानी कि दुख जब आप जाहिर करते हैं, तो जब आप हर्ष यानी खुशी से कोई शब्द कहते हैं तो या तो आप वाह कहेंगे या आहा कहेंगे, और इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। शोक में आप क्या कहेंगे, शोक में आप लिखेंगे, यहाँ पर पहला शब्द क्या आ जाता है, हाय। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका आहा। ठीक है, यहाँ पर आहा है और यहाँ पर आ जाएगा आहा, दोनों में फर्क देखिए, ये शोक सूचक है और ये आपका हर्ष सूचक है। ठीक है, या फिर और आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, उफ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे आप शोक सूचक में। तीसरा है आपका आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक, जिसमें आपको आश्चर्य होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे आपको आश्चर्य हो रहा है उनको कहेंगे आश्चर्य सूचक। तो क्या होगा शब्द, अरे, ऐसे ही अरे के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, और क्या के पीछे भी यहाँ पर ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं ओह। तो ये शब्द आपके किस में आ जाते हैं, आश्चर्य सूचक में आ जाते हैं। चौथा है आपका प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक, जिसमें आप प्रश्न करते हैं, वे शब्द जिनसे आप प्रश्न करते हैं, सॉरी प्रशंसा हो जाएगी, जिसमें आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा सूचक। प्रशंसा सूचक शब्दों में आपके क्या क्या आ जाएंगे, वाह, शाबाश, इस प्रकार के शब्दों को आप कहाँ यूज करते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हर्ष सूचक हो गया, दूसरा आपका शोक सूचक, तीसरा आपका आश्चर्य सूचक, इसके बाद प्रशंसा सूचक। ठीक है, पांचवा है यहाँ पर, पांचवा भेद है इसका चेतावनी सूचक, जिसमें आप किसी को चेतावनी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में कौन कौन से आ जाते हैं जिसमें आप चेतावनी देते हैं, सावधान, और देखिए यहाँ पर ये चिन्ह लगाना ना भूले, सावधान, होशियार,
आदि शब्दों को आप यहाँ पर लगाते हैं, जिसमें आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं, सावधान, होशियार, ठीक है, या खबरदार, इस प्रकार के शब्द। इसके बाद छठा है घृणा सूचक। जब किसी से आप घृणा का भाव प्रकट करते हैं तो उसे आप कहेंगे घृणा सूचक। अब घृणा सूचक में आप किस प्रकार के शब्दों को याद लिखेंगे? छी छी, और इसमें आप क्या लगा देंगे? इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। सातवां है आपका संबोधन सूचक। तो संबोधन आप किससे करेंगे? अरे, अजी, इस प्रकार के शब्दों को आप संबोधन बोधक सूचक में रखेंगे। और आठवां भेद है इसका भय सूचक, जिसमें आप भय का भाव प्रकट करते हैं, भय सूचक। तो भय सूचक में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? बाप रे, बाप रे, इस प्रकार से, ठीक है ना, या फिर ये शब्द यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है जिसके आपके विस्मयादि बोधक शब्दों के यहाँ पर क्या है, इसके भेद हैं। पहला आपका क्या हो गया है? 8 भेद बताए हैं। पहला है हर्ष सूचक, जिसमें आप खुशी जाहिर करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं या किसी की खुशी को आप जाहिर करते हैं तो हर्ष सूचक आ जाएगा। शोक सूचक में आप किसी के शोक को यहाँ पर भाव को प्रकट करते हैं। आश्चर्य में आश्चर्य का भाव प्रकट होता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। या प्रश्न सूचक, प्रशंसा सूचक में किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं तो वहां पर ये शब्द आपके आएंगे वाह, शाबाश। तो इस प्रकार जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो शाबाश कह करके ये जो चिन्ह है इसको लगा देते हैं। इसके बाद पांचवा चेतावनी सूचक, जिसमें आप किसी को सावधान करते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं? सावधान, होशियार, इस प्रकार के शब्द आते हैं। घृणा सूचक में आप छी करके घृणा का भाव प्रकट करते हैं। संबंध सूचक में अरे, अजी, ये जो है का आप संबोधन में आपका ये आ जाता है। संबोधन का मतलब किसी को पुकारना, ठीक है ना, किसी को बुलाना। तो अरे, अजी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। भय सूचक में बाप रे, बाप रे बाप, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर हमने अविकारी शब्दों को पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और यहाँ पर टॉपिक पर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।